क्यों नजर आने लगेगी पक्के से, फील आने लगेगी धीरे धीरे। फिर जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। चलो भाई, तो लास्ट टर्म पे जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, फालतू टाइम खराब नहीं करते हैं। आ जाओ भाई, लास्ट टर्म पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद कर। अपन पढ़ रहे थे इंपल्स। क्या पढ़ रहे थे? इंपल्स। अरे हाँ सर, अपन तो सर इंपल्स पढ़ रहे थे। हाँ सर इंपल्स पढ़ रहे थे, बिल्कुल याद है कि अगर कभी भी कोई झटके वाला फोर्स लगे कि बॉल आए बैट से मार दे, बॉल टप्पा खाए, तो जब भी कोई फोर्स लगे जिसका इंपैक्ट तो नजर आए पर वो इतने कम देर के लिए लगे कि अपन उसको महसूस तो नहीं, क्या उसको मेजर करना इतना आसान ना हो, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। याद कर, मैंने आपको एक कहानी भी लिखाई थी, याद है कि भूल गए हो? हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है। एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा टी इज कॉन्टैक्ट टाइम, ये बहुत छोटा होता है, इसलिए एफ बहुत बड़ा आता है अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम है। आपको ये वाली बात बोली गई, देखो 2 किलो की बॉल आई 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे वापस चली गई, ये मैंने आपको बोला था 37 डिग्री पे। तो बताओ एवरेज फोर्स क्या है? अब बेसिकली हमें समझ में आया एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें गिवन है, बिल्कुल सही। डेल्टा पी हमें निकालना है। अरे अब डेल्टा पी क्या निकाल सकते हैं? देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जो इनिशियल मोमेंटम है बॉल का वो ऐसे है, ये। हो, क्या इसका पी एक्स पी वाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो। क्या टोटल मोमेंटम इनिशियल को लिखा जाएगा पी एक्स इनिशियल आई कैप माइनस पी एक्स पी वाई इनिशियल जे कैप? यस सर। क्या ध्यान से देखो तो ये इसका मोमेंटम पी क्या है? 10 इंटू 2 यानी कि 20। हाँ सर बिल्कुल है। क्या मोमेंटम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ सर। क्या इसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर। ध्यान से देखो तो ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है 37 डिग्री, तो ये भी अपना हो गया 37 डिग्री। तो क्या 20 का इधर कंपोनेंट आया पी बाय आई, ये कितना आया? ये आया 20 cos 37 यानी कि 16, और ये आया 12। तो देखो 12 आई कैप प्लस 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जब हम टकरा के गए फाइनल सिचुएशन में तो बॉल ऐसे जा रही है, हमें बोला गया टक 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 ऐसे गई, कितने से? वही 10 मीटर पर सेकंड से, कोई लॉसेस नहीं माने अपन ने, ये 37 डिग्री। ओके, अब क्या मोमेंटम इधर की तरफ है कितना? 20। क्या फिर से इधर लिखा जाएगा पी एक्स फाइनल, इधर लिखा जाएगा पी वाई फाइनल। थोड़ा सा लंबा बता रहा हूं, बाकी शॉर्ट से सीख सकते थे आप वास्तविकता में। तो ये 37 तो ये भी 37, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, सब सही लग रहा है। इधर अपन 37 डिग्री पे गए, ये जो अपना पी वाई फाइनल इधर, ये आएगा 16, ये आएगा 12। तो पी फाइनल क्या हुआ? पी फाइनल हुआ 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। हो, तो बताओ डेल्टा पी क्या हुआ? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल में से पी इनिशियल घटाओगे तो 12 तो कट जाएगा, 16 जुड़ जाएगा। अरे हाँ सर, यानी कि कितना? 32 जे कैप। अरे हाँ सर। और लॉजिकली भी सोचो तो जब ये बॉल इस पे टकराएगी, किस पे? ग्राउंड पे, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान से समझना, क्या नॉर्मल रिएक्शन, क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। हाँ सर। अरे तो नॉर्मल रिएक्शन जिधर लगेगा, क्या वही अपने को एवरेज फोर्स है? हाँ। क्या वो इधर की तरफ लग रहा है? हाँ। तो चेंज भी इधर ही आना चाहिए। सोच, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो उधर चेंज आना भी संभव नहीं है। इसीलिए देख, एक्स में चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया? वाई में। इसीलिए देख चेंज लिखा गया 32 जे के। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, कई लोग ऐसे भी समझाते हैं। देख कैसे, देख ध्यान से, ऐसे कि भाई ऐसे बॉल आ रही है वी रफ्तार से, ऐसे जा रही है, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। तो सोचो आने वाला मोमेंटम 2mv, जाने वाला mv, v के कौन से कंपोनेंट में चेंज नहीं आ रहा? v cos थीटा में कि v sin थीटा में? v cos थीटा में कि v sin थीटा में? सर v sin थीटा में चेंज नहीं आ रहा। v cos थीटा से माइनस v cos थीटा हो गया, पहले नीचे v cos थीटा था, अब माइनस v cos थीटा आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया 2mv cos थीटा। सोचो मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है, ध्यान से देखो तो क्या सिर्फ वर्टिकल में बदलाव आ रहा है? हाँ, तो पहले वर्टिकल में बदलाव मोमेंटम कितना था? mv cos थीटा, बाद में कैसा हो गया? ऊपर mv cos थीटा, तो चेंज कितना हुआ? 2mv cos थीटा। ये 2mv cos थीटा ही तो 32 है, क्योंकि x वाली डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ।
तो कई किताबों में ऐसे भी लिखा हो, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब कुछ नहीं, आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सुंदर लगेगा, मजा आएगा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। आइए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? लो भाई, लो भाई, लो भाई। एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देख, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। अब देख, ठीक है सर, बढ़िया समझ आ रही है बात सर, ये अपना हो गया। अब एन को देखें, अब अपने को एन ही तो निकालना है। हमने पढ़ा एन एवरेज, यानी कि एफ एवरेज है जो आपको मानना हो, एन एवरेज इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है सर? डेल्टा टी 10⁻⁻⁴ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 32। डायरेक्शन हमको पता पड़ रही है इसलिए, तो एन एवरेज कितना आया? 32 इंटू 10⁴ न्यूटन। छोटा मोटा फोर्स है क्या ये? नहीं सर, बहुत बड़ा फोर्स है, इसीलिए तो इसको इंपल्सिव फोर्स बोला गया है। इंपल्सिव फोर्स क्या? बहुत बड़ा फोर्स, बहुत कम समय के लिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो है तो वो सेकंड लॉ ही, पर उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हो। हाँ सर, ये बात अपने को समझ आ गई। लो आंसर आ गया 32 10⁴। हो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निकाला वो बिल्कुल मैच कर गया। हाँ सर, मजा आया सर, बढ़िया भी लगा। अब क्या करें? चलो भाई आगे चलते हैं। परेशान नहीं होते हैं, मेहनत करिए, गड़बड़ मत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, कई बार बच्चों में से जाते हैं सर पढ़ाई कम हो रही है आज की, अब पढ़ाई कम होती है सर थोड़ी सी, मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं शायद, बट एक बात समझो कि बिना पढ़े अपना कुछ भी होने वाला नहीं है। पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से क्यों घबरा रहे हो यार? तुम पता अभी से फल की चिंता करने लग जाते हो जब कर्म करना है कि नहीं? ऐसा नहीं, कर्म करने से फल मिलता है, वो नहीं, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करना पड़ेगा। पर जब तुम कर्म कर रहे होते हो ना, तभी तुम फल की चिंता करने लग जाते हो। अरे फल की चिंता जब करना, जब रिजल्ट आएगा। अभी क्यों? अभी तो मेहनत करो ना। मेहनत करना क्यों गड़बड़ कर देते हो तुम लोग? आप क्या सोचते हो ऐसे ही, मतलब हम लोग भी क्या ऐसी जगह पे ऐसे ही पहुंच गए क्या? मैं तो बहुत नॉर्मल परिवार से आता हूं बेटा, बहुत नॉर्मल से। ऐसा नहीं कि बहुत जो भी चीज अचीवमेंट आप देख रहे हो, चाहे मेरे व्यक्तिगत हो या संस्थान को लेकर हो, जैसे भी हो, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कॉलेज में था या जब आईटी की तैयारी कर रहा था, या जो भी जब भी आईटी तैयारी करता, 15 घंटे पढ़ते थे भाई। और ऐसा नहीं कि जो आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कुछ रिजल्ट ही सिर्फ आपका एक मापदंड है, ऐसा नहीं है। आपको रियलिटी में अभी जो आप कर रहे हो ना, वो मेहनत करना सीख रहे हो। ये एक बात बताओ मेरे को, चलो मैं ईमानदारी से बात कहता हूं आपको। कोई व्यक्ति, अगर तुम आज से 10 साल तक लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहो 14 घंटे विद स्मार्ट वर्क, क्या तुम जीवन में अनसक्सेसफुल हो सकते हो? बता दो मेरे को एक भी आदमी ऐसा जिसने 10 साल तक निरंतर स्मार्टली मेहनत करी हो। स्मार्टली मेहनत का मतलब ये कि एक ही तरफ मतलब एक ही लक्ष्य के, चाहे सोच लिया तो हम यही करेंगे। जैसे मान लो तुमने सोच लिया कि इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे या जो भी तो अपन बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूं, है कि नहीं? तो जो भी बच्चा जो सोच ले, अगर वो 10 साल तक उसके लिए मेहनत करती रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक पड़ाव नहीं है, पर कई बार क्या होता है, बच्चा है ना प्रेशर ले लेता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर मैं सफल नहीं रहा या मेरे मनमाफिक रैंक नहीं आई तो मैं जो है असफल हो जाऊंगा। ये गलत है। पहली बात, क्या वो हमारी एक सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है? हाँ, पर क्या एक अच्छी रैंक ही आपकी सफलता की सीढ़ी है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा प्रेशर ले लोगे ना तो आप अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे समझो कि हम पढ़ के क्या ज्ञान आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है। तू सोच, क्या ऐसी फिजिक्स सीखी थी तूने कभी? नहीं सर। क्या ज्ञान है? हाँ। क्या जीवन में काम आएगा? और मैं तो ऐसे नहीं सर, ऐसे क्या पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, मुझे क्या पता। ऐसे काम नहीं होता है। सिर्फ जब हम अच्छी टफ चीजें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हमारा दिमाग शार्प होता है। ऐसा मत सोचो कि सर मुझे ये बॉल टकराने का फॉर्मूला मेरे क्या काम आएगा, ऐसे नहीं होता है। हमारी समझने की क्षमता बढ़ जाएगी अगर हम इन्हें पढ़ना सीख जाएंगे। यस और नो? तो जीवन की हर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता हमें बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मेहनती होना बहुत जरूरी है। मेहनत और समझ दोनों इससे बढ़ती है। क्या हम मेहनत करना सीख रहे हैं? हाँ। क्या हमारी समझने की क्षमता बढ़ रही है? हाँ। तो बस यही तो सफल आदमी के लक्षण होते हैं। बात कि मेहनती होता है और उसे समझने की क्षमता तेज होती है, डिसीजन लेने की क्षमता तेज होती है। यही तो आप इन सबसे सीख रहे हो। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि रैंक ही आपका एक मापदंड है। हाँ, क्या उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्या वो हमारा लक्ष्य है? पर आप प्रेशर बना लो कि अगर यार मेरी रैंक नहीं आई तो भाई मैं तो असफल हो जाऊंगा। ये गलत है, ये गलत है।
हाँ, क्या मैं स्ट्रेटेजिकली मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरी रैंक आ सकती है? अगर आप सिर्फ ये मापदंड बना लोगे ना कि यार अगर आपकी रैंक नहीं आई और आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप असफल हो जाओगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को कभी भी अच्छे से पार नहीं कर पाओगे। मैं आपको अच्छे से कह रहा हूं, ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। जो ये बच्चे से प्रेशर ले लेते हैं ना, वो गड़बड़ कर लेते हैं, कंफर्म गड़बड़ कर लेते हैं, है ना। खैर, मैं आज अभी आपको बहुत मोटिवेशन या उसकी तरफ ले जाने की जरूरत नहीं, वो आप मेरे वीडियोस भी देख लेते होंगे। मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस भी बनाता रहता हूं। पर आप इस बात को समझो कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप मेहनत से मत डेविएट हो। मतलब विचलित हो जाते हैं ना कई बार बच्चे मैसेज आते हैं, तो मुझे लगता है विचलित क्यों यार, तब बढ़िया पढ़ाने वाले लोग मिल रहे हैं, तब मजा आ रहा है पढ़ने में, धीरे धीरे पढ़ो, एंजॉय करो। अगर मेहनत से प्रेम हो गया ना तुमको, तो फिर समझो तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये जो संघर्ष है ना, मेहनत करना संघर्ष है। अपन क्या नॉर्मल बच्चे संघर्ष और दुख में अंतर नहीं कर पाते। संघर्ष और दुख में, जब मेरे को किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, मुझे लगा वाकई बहुत अच्छी बात है, तो मैं इनसे शेयर करता हूं, चलो, है ना। संघर्ष और दुख, ये दोनों अलग अलग बातें। दुख क्या है? आपका कोई परिवार का साथ छूट जाए, जिसका हमारे पास कोई वो नहीं है, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए जो हमारे हाथ में नहीं है, ये दुख हो सकता है। पर मेहनत करना, अपनी समस्याओं से लड़ना, ये संघर्ष है कि नहीं? तो ज्यादा पढ़ना दुख नहीं है, ये संघर्ष है। अच्छा, हमें संघर्ष से प्रेम होना चाहिए कि साला कोई चीज संघर्ष कर कर जीती, क्या उसका आनंद अलग होता है? यस और नो? अगर तूने 10th में बहुत मेहनत करी और तेरी परसेंटेज अच्छी आई, मजा आया था कि नहीं आया था? तो वो जो मजा है ना संघर्ष करने में, आनंद आना चाहिए। अगर तुझे संघर्ष करने में आनंद आने लग गया तो फिर तू पीछे रहने वाला नहीं। खैर, मैं भावुक हो गया और मैं ट्रैक से हट गया, वापस ट्रैक पे आता हूं, पर ये बात आप मेरी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई, हम भी बहुत मेहनत करते हैं यार, ऐसे थोड़ी बन गए भाई। जब पहली बार हमने हमारी कोचिंग खोली थी तो खुद ही झाड़ू पोछा लगाते थे, ईमानदारी से कह रहे हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। कोई हम मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। मैं तो अगर कोटा का नहीं होता तो मेरे पिताजी शायद मुझे बाहर भेज के पढ़ाई नहीं सकते थे। वास्तविकता है ना। जब मेरी पहली बार फीस जमा हुई तो मेरे फादर को 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पे पैसा लाना पड़ा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना। तब भी मेहनत करनी पड़ी अपने को। ऐसे तो नहीं 12-13 घंटे रोज पढ़ते थे, फिर सेलेक्ट हो गए, फिर भी लगातार पढ़ाने का जुनून था, तो मैं अपने कॉलेज के साथ ही मैंने अपनी कोचिंग खोल दी थी। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कोई भी ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट कोई मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने खुद की कोचिंग खोल ली। मेरे को पता था कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ना। कोई मेरे से कई लोग बात बोलते हैं कि आप पढ़ाना छोड़ोगे। मैंने कहा क्यों पढ़ाना छोड़ूंगा भाई, पढ़ाना तो मेरी लाइफ लाइन है, पढ़ाना तो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं। हाँ, तो मैं उन लोगों में से हूं जो जीवन में वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। वास्तविकता में आप भी चाहते हो कि आप वो करो जो जीवन में आप बनना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आईटी में चला गया तो उसके बाद मेरे को पिताजी ने बोला भाई तुम अपनी इच्छा का कर सकते हो, पर उन्होंने बोला कि तुम अपनी इच्छा का कर तो रहे हो, पर ऐसा नहीं हो कि तुम मास्टर इसलिए बन जाओ कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है कि नहीं। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बीटेक विद ऑनर्स करी, मेरे पास 4 जॉब भी थी व्हेन आई पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, है ना। उससे कॉन्फिडेंस रहता है, मैं ये कह रहा हूं। तो मेहनत करो। और ऐसे नहीं कॉलेज में मैं अपना रूटीन बताता हूं आपको, अभी भी है रूटीन, तो 14-15 घंटे का तो रोज का आप ये मान के चलो कि सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है निरंतर। अगर मैं आपसे बोल दूं कॉलेज में तो बहुत टफ था, और कॉलेज भी जाना था, सुबह 6 बजे उठते थे, सुबह उठते तो 5 बजे जाते थे, 6 बजे तो मैं अपनी कोचिंग का पढ़ाने जाता था, वहां चला जाता था, वहां पे झाड़ू पोछा लगाता था, पहले शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। फिर 6:30 से लेकर 8 बजे तक वहां पे क्लास लेता था एक, फिर 8 बजे ऑफिस कॉलेज आ जाता था, 8 से लेकर 4 तक कॉलेज में रहता था, 4 बजे के बाद फिर वापस कोचिंग पढ़ाने चला जाता था, फिर 9:30 बजे तक वहां तक पढ़ाता था, फिर वापस आता था, खाना खाता था, फिर पढ़ना पड़ता था। शुरुआत में तो बिल्कुल आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है। 1 बजे सोता था, फिर वापस 5 बजे उठ जाता था, 4-4.5 घंटे मैक्सिमम बस। और 3 साल करा ऐसा मैंने पूरा। पर वो मेहनत आज याद है ना, अरे है कि नहीं? क्या वो अपने कॉन्फिडेंस देती? हाँ, तो संघर्ष करो तो जीवन में कुछ ना कुछ बनोगे पक्का, 110%। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल कंफर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, पर कोई बात नहीं, बात काम की। मेहनत करनी पड़ेगी और मुस्कुराते रहो। और एक बात याद रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कोई भी अगर आपके सामने बोलता हो कि यार तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता या अपन ये नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूर रहना है। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो या दोस्त हो या मास्टर हो, जो ये कह दे कि नहीं हो सकता, उसके साथ हमें रहना नहीं है। कई लोगों को जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, अपने को उनके साथ रहना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? भावुक हो गया, वापस ट्रैक पे आता हूं। चलो किस दिन और अपनी बातें बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। देखो, अच्छा, अब एक्चुअली क्या है ना, हम ऐसी चीजों की बात करें जिन्हें अपन कहते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। है तो ये भी फोर्स, एक
फोर्स की स्पेशल वैरायटी जो कम देर के लिए लगे पर बड़ा लगे, ऐसे को अपन ने क्या बोला, इंपल्सिव फोर्सेस। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एनालाइज करेंगे कि कब इंपल्सिव है और कब इंपल्सिव नहीं है, ताकि हम सवालों की फील ले पाए। तो हम कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे बात करेंगे कि क्या ये फोर्स इंपल्सिव है। इंपल्सिव फोर्स का मतलब क्या, जो कम देरी के लिए लगे पर बहुत बड़ा लगे और अपना इंपैक्ट छोड़ जाए। भाई अगर कम देरी के लिए लगा और बहुत छोटा लगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटे फोर्स की वैल्यू हो सकती है अगर वो 10-20 घंटे तक लगा रहे, ठीक। पर अगर कम देर के लिए लगे और छोटा सा ही लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हां सर, पर अगर कम देरी के लिए लगे और बहुत बड़ा लगे, क्या अपना इंपैक्ट छोड़ जाएगा, उसे कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। अच्छा, जैसे अब मैं आपको इंपल्सिव फोर्सेस के एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कभी फ्रिक्शन आ जाएगा, कभी नॉर्मल आ जाएगा, क्या वो इंपल्सिव है। इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में क्या नॉर्मल इंपल्सिव था? हाँ था सर, इतनी सी देर के लिए लगा पर इतना बड़ा लगा, इसीलिए तो उसने बॉल को ऐसे आती हुई बॉल को ऐसे कर दिया। अब सोच, मान लो बॉल टकरा रही, जो आपने पिछला इलस्ट्रेशन लिया ये लो। अच्छा, अब मुझे खुद बताओ, ये जो अगर मान लो इससे पहले वाले सवाल में जो तुमने करा था, ध्यान सुन, इससे पहले वाले सवाल में जो तुमने करा था, यहां पे तो फ्रिक्शन था ही नहीं, यहां पे अपन प्रैक्टिकली मान रहे थे कि म्यू है ही नहीं। पर इसी सिचुएशन में मान लो कि फ्रिक्शन है, मान लो कि फ्रिक्शन है, ओके सर है। अगर है तो क्या वो इंपल्सिव है? देखो ध्यान से। अच्छा, क्या वो एन तो है ही इंपल्सिव, यहां जो एन लग रहा है ये तो इंपल्सिव है ही। क्या फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है? यस, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू एम जी नहीं होता, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। अगर म्यू एम जी लिखते तो वो इंपल्सिव नहीं होता, एम जी की तो नॉर्मल वैल्यू होगी, म्यू से और मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा हो जाएगा। हाँ, पर क्या म्यू एन, क्या एन बहुत बड़ा है? क्योंकि सर एन तो इंपल्सिव है इसमें। हाँ, तो क्या फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है? हाँ, तो अपन एक बात सीखे, क्या फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर एन इंपल्सिव है तो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे, बिल्कुल 110%। बात तो आपकी समझ आई सर, बिल्कुल कंफर्म। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोल, अरे सोच लो। हाँ सर, तो म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ओके यस सर, गॉट योर पॉइंट, समझ आया, मजा आया। अब क्या करें, ठीक, एन इंपल्स मतलब एन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव है, मतलब फ्रिक्शन भी बड़ा लगेगा और अपना मतलब अपनी जो छाप है वो छोड़ जाएगा। ठीक सर, बात समझ आ गई। आ जाओ और देखते हैं। एक बुलेट आई, वो इस ब्लॉक के अंदर घुस गई, समझना 100 मीटर पर सेकंड से, और इस ब्लॉक के अंदर घुस गई खूब आज। और ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन है। सिचुएशन समझना, एक बुलेट, Oops, battery low. मुझे साथ एक बुलेट आई 500 ग्राम की 100 मीटर पर सेकंड से इस 2 kg वाले ब्लॉक पे घुस गई, यहां पे फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी। पहले मुझे बताओ क्या फ्रिक्शन इंपल्सिव है, यस और नो? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे शर्माओ मत, बोलो, क्या फ्रिक्शन इंपल्सिव है? अच्छा, पहली बात सही बताऊं आपको, इस सवाल को रियल सवाल पता है क्या है? Oops, battery low. घुस गई बुलेट, अंदर घुस गई, ठीक। फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर, चलो ठीक, आपसे पूछ लिया जाए मेरा पहला सवाल, क्योंकि उसमें ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि इस फ्रिक्शन इंपल्सिव और नॉट। पहले समझे, 500 ग्राम की बुलेट अंदर, बुलेट चली, 2 kg का ब्लॉक रखा था, 100 मीटर पर सेकंड जाई, कबाच घुस गई। ओके, आधा किलो की बुलेट थी, 100 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, इसके अंदर घुस गई। सोचो जब वो उसके अंदर घुसी तो हुआ क्या, देखो ध्यान से। अब समझना, ये सिचुएशन हुई, बुलेट अंदर घुस गई, क्या बुलेट पे लगा एन पीछे, नॉर्मल रिएक्शन, और 2 kg पे लगा आगे, 2 kg पे लगा आगे, यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल सही बात, 2 kg पे लगा आगे, बुलेट पे कहां लगा, पीछे। ये एन डैश मान लो इसको,
और ये जो म्यू एन में एन लगा वो तो ऊपर वाला एन है। क्या ये एन की वैल्यू mg है? हाँ। हॉरिजॉन्टल में थोड़ी झटका आया, झटका वर्टिकल में आया कि हॉरिजॉन्टल में आया? हॉरिजॉन्टल में आया, वर्टिकल में तो आया ही नहीं। तो क्या एन की वैल्यू mg है? हाँ। तो क्या एफ म्यू mg है? हाँ। क्या बुलेट को घुसने में 1 घंटा लगा? नहीं। क्या बुलेट घुसने में बहुत कम समय लगाएगी? हाँ। क्या डेल्टा टी छोटा होगा? हाँ। मतलब क्या एन डैश इंपल्सिव है? हाँ। क्या एन इंपल्सिव है? नहीं, ये नॉन इंपल्सिव है। छोटी छोटी बातों को समझें। ये अगर ये नॉन इंपल्सिव है तो ये भी नॉन इंपल्सिव है। ये जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये नॉन इंपल्सिव है। हाँ, ये वाला फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है। अब तू बहुत लॉजिकली समझ कि अगर अपन इस बुलेट को और इसको देखें, मान लो बुलेट ऐसे घुस गई अंदर, तो बुलेट पे लगा एन डैश पीछे, इस पे ब्लॉक पे लगा एन डैश आगे घुसते वक्त, और एक फ्रिक्शन लगा पीछे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम में एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 0। वाई? सर है एफ तो, पर क्या एन डैश इन कंपैरिजन टू एफ बहुत बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि एन डैश इंपल्सिव है। याद है बम फोड़ा था हवा में तो बोला था कि हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि mg की उस दौरान कोई हैसियत नहीं है। इस सिचुएशन में ये फ्रिक्शन लग रहा है जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। एफ लगा पर उसकी हैसियत बहुत कम है, तो क्या नेट फोर्स अप्रोक्सीमेटली एक्स डायरेक्शन में 0 है। देयरफॉर क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। इस बात को समझें, ये नॉर्मली बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कब मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है और कब भी लग सकता है। बच्चे बोल सकते हैं फ्रिक्शन तो लग ही रहा है। अरे लग रहा है, पर उसकी ड्यूरिंग टकराना कोई वैल्यू नहीं है, टकराने की जस्ट बात आ जाएगी। अच्छा, जब बुलेट घुस रही है तब इतना बुलेट पर द्वारा ब्लॉक पर फोर्स है एन डैश, कि उस एन डैश की वैल्यू बहुत बड़ी है। इस फ्रिक्शन को मानो चाहे नहीं मानो, उस दौरान ये टाइम बहुत छोटा है, पर उस दौरान तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं टाइम बहुत छोटा है, इसलिए जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। हाँ, इस क्यों इंपॉर्टेंट है कि कौन इंपल्सिव है कौन नॉन इंपल्सिव है, ताकि आप ये सब चीजों को समझ पाओ। इसमें कौन इंपल्सिव है? एन डैश, एन डैश। एफ और एन इंपल्सिव नहीं है, तो उन्हें जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर इग्नोर कर सकते हो। अरे हाँ सर, ये समझना आवश्यक है। यानी कि अपन ये समझ सकते हैं कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट घुसने के बाद, जब घुस गया, क्या इसकी रफ्तार आ गई भी? इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में, मतलब इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन में क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम। अब सोच, इनिशियल मोमेंटम इन x इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x। क्या इनिशियल मोमेंटम इन x ऑफ 2 kg इज 0 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज mv, यानी कि अगर अपन बात करें तो 0.5 kg इंटू 100। फाइनल मोमेंटम, क्या ये दोनों एक साथ हो गए? मतलब 2.5 इंटू वी। और हाँ सर, आपकी बात समझ आ गई सर, बोलो क्लियर है एकदम? अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोल। यस, तो 0.5 इंटू 100, 2.5 इंटू वी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मर गया, 5 ने 25 को मार दिया 5, 100/5। हाँ 100/5, यानी कि वी की वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पूरा सिस्टम मूव करने लग गया 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट आफ्टर बुलेट घुसते ही पूरे सिस्टम की रफ्तार कितनी हो गई? 20। और मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं जबकि फ्रिक्शन था। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग घुसना एन डैश बहुत बड़ा था एफ से। ओके, अब बात समझ आई, अब बात समझ आई। इसलिए इंपल्स और नॉन इंपल्स की कहानी आपको समझ आनी चाहिए। ये किताबों से समझ नहीं आएगी, इसको फील करना पड़ेगा। ओके सर, समझ आया। अब खुद सोच, जब ये अंदर घुस गया, अब ये एक सिस्टम बन गया, अब एन डैश लगना बंद हो गया। जस्ट आफ्टर बुलेट घुस गई, रफ्तार आ गई 20। अब फ्रिक्शन अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? अब तो एन डैश लगना बंद हो गया ना, अब तो फ्रिक्शन अपना काम करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा बोलो? क्या इसको रोकना चाहेगा? क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा है कितना? म्यू mg, म्यू कितना? 0.5, mg कितना?
2.5 इंटू जी यानी कि 25, ओके, यानी कि 12.5 न्यूटन, ओके, यानी कि पीछे की तरफ का एक्सेलरेशन कितना हो गया 12.5 बाई 2.5, ओके, 125 बटे 25 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ। बोल यस और नो। हाँ सर, वैसे भी एक्सेलरेशन क्या होता है पीछे की तरफ, म्यू जी है कि नहीं, तो 0.5 इंटू जी 5 आना ही था वो। डायरेक्ट नीचे एक्सेलरेशन लिख सकते थे ना फ्रिक्शन में, म्यू जी, म्यू एम जी बाई एम, म्यू एम, मैंने फ्रिक्शन दिखाना था इसलिए मैंने पूरा बताया। बोलो क्लियर, म्यू एम जी बाई एम, तो ठीक है, इतना एक्सेलरेशन आ गया। क्या ये एक्सेलरेशन इसको रोकेगा? अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई कितनी दूरी पे रुकेगा, कितनी देर बाद रुकेगा, कितनी डिस्टेंस पे रुकेगा, तो आप लिख सकते हो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, जो आपको लगाना हो। क्या मेरे से पूछे कितनी देरी में रुक जाएगा ब्लॉक, क्या बता सकते हो? अब तो सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है, पर आप समझो, जब ब्लॉक रुक जाएगा, रुक गया मान लो फाइनली, कितने पे रुकेगा, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी कितना 0, यू कितना 20 का होल स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन -5 इंटू एस। बोलो क्लियर, तो ये माइनस ने माइनस को मार दिया, ये 10 है तो एस आया 40 मीटर, 40 मीटर पे रुक जाए। कितनी देर बाद रुकेगा ये भी हम बता सकते हैं। अब समझो, ये 1 सिचुएशन, ये जस्ट आफ्टर वाली 2 सिचुएशन, ये 3 सिचुएशन। 1 जस्ट बिफोर वाली, मतलब बुलेट घुस रही है तब, घुसने वाली है तब, 2 जस्ट आफ्टर, और 3 लंबा टाइम हो गया तो उसमें तो फ्रिक्शन का रोल आ गया। 1 से 2 जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर है, जिसमें टाइम बहुत छोटा था और एंड डैश बहुत बड़ा था, इसलिए फ्रिक्शन का कोई हैसियत नहीं थी। तो 1 से 2 में मोमेंटम कंजर्व है। एक बार मोमेंटम कंजर्व कर कर वेलोसिटी निकाल कर तब आप काइनेमेटिक्स लगाओगे, पर 1 से 3 में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है। अरे 1 में तो मोमेंटम है, 3 में तो मोमेंटम 0 ही हो गया। इसलिए ये सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये सवाल दिखने में आसान लगता है, पर इसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें कि अच्छा बुलेट घुसी, घुसते ही जस्ट अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगी। पर ऐसा नहीं कि इनिशियल और बिल्कुल फाइनल जब वो रुक गया तब मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा, नहीं, तब तो फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में, उसका रोल है। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्यों नहीं था, वो भी हमें समझ आया। इसलिए ये ना सवाल नहीं है, सिर्फ एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको फील कराता है कि कब मुझे क्या लगाना है। ओके सर, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई सर, मजा आया सर। बोलो क्लियर है एकदम? अरे थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, आई तो सही सर, आगे बढ़ जाऊं? अरे पक्का? यस, चलो हो गया ना ये तो। अच्छा, इज एनर्जी कंजर्व्ड, अब समझ, तेरे यहां पीछे से दिखाता हूं, समझना, एक आंसर और तेरे को मिलेगा, हालांकि मैं उसको अलग नाम से बाद में बताऊंगा। ये समझ में आ गई कहानी, इसमें मैं कुछ रब कर देता हूं, एक रुक जाओ। जैसे अगर तू देख तो V20 आ गया, अगले में समझाता हूं। देख, ये बुलेट घुसी थी अंदर, ये घुसी, घुसते ही रफ्तार कितनी है बताओ सब लोग, V कितना आई 20, ठीक। अब कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। फिर फाइनली कुछ देर बाद अपनी 40 मीटर पे भी अपन ने निकाला, कंसेप्चुअल सवाल है, इस सवाल के थ्रू समझा रहा हूं। ये 40 मीटर पे ये रुक गया, अब समझना अच्छे से। जस्ट घुसने से पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी? हाफ, बुलेट की हाफ इंटू हाफ के जी इंटू 100 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। तो 100 इंटू 100 का होल स्क्वायर यानी 10,000, 10,000 बाई 4, ठीक भाई। तो अपने को ये बात समझ आ गई, तो 5,000, 2,500, ठीक, 2,500 जूल। अब जब ये पूरा सिस्टम बी से चलने लगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? हाफ इंटू 2.5 यानी कि 5/2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ठीक सर। तो 2 ने 2 को मार दिया, देख कितना आया, देखना ध्यान से। अच्छा सुन, ये 2 ने 2 को मार दिया, ये इसका रूल आएगा 400, ठीक है। तो 400 में से 4 को 4 को मर जाएगा, तो 100 इंटू 5 500 जूल। और यार सोच के देख,
जस्ट बिफोर घुसने से पहले बुलेट प्लस 2 kg की एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी 2500 जूल। घुसते ही कितनी हो गई, 500। 2000 कहां गई, 2000 एनर्जी कहां गई, ये घुसने में चली गई, फ्रिक्शन में, साउंड में, लॉसेस में, हीट में। इसको बाद में अपन जानेंगे इनइलास्टिक कोलिजन के नाम से। ये इनइलास्टिक कोलिजन है, अभी घबराओ मत। ओ हो, बाद में अपन यही कोलिजन के नाम से जानेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन। पर सोच, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, इन दिस सिचुएशन, फील करें अपन, इन दिस सिचुएशन, just before and just after, momentum is conserved, but kinetic energy initial is not equal to kinetic energy final. In fact, kinetic energy initial is greater than kinetic energy final. Loss is in friction, मतलब friction between 2 kg and bullet, loss in sound, in heat, etc. स्ट्रेन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल नहीं है। बाद में हम इनको इनइलास्टिक कोलिजन के नाम से जानेंगे। ओके, बात समझ आ गई सर। ओहो, अब इस सिचुएशन से लेकर देखो, समझना अच्छे से कि ये ऐसा खेल चल रहा है, ये 2 किलो, ये बुलेट, ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर, ठीक, ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर, ये 20। इस सिचुएशन जस्ट बिफोर से जस्ट आफ्टर में काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। ओके, अब इस सिचुएशन से लेकर जब ये चलने लग जाएगा और यहां पहुंचेगा, ये इस जगह में, क्या यहां से लेकर यहां तक ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन खा गया, फ्रिक्शन का बर्डन। अरे कौन खा गया, फ्रिक्शन का बर्डन। क्या यहां से लेकर, अगर मैं इसे 1 सिचुएशन मान लूं, इसे 2 मान लूं, तो क्या 2 से लेकर 3 तक मैं वर्क पावर एनर्जी लगा सकता हूं? हां, लगा सकते हो। वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्डन कर कौन रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, म्यू एम जी 12.5, पीछे निकाला अभी अपन ने, तो 12.5 माइनस इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मान लो अपन एक्स मान लेते हैं, 40 आना चाहिए अगर मैंने सब कुछ सही कराया तो। वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस, फ्रिक्शन के अलावा और कोई वर्डन नहीं है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अभी अभी अपन ने निकाली 0 माइनस जस्ट 2 और 3 में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। 1 से 3 में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बीच में क्या लॉस हुआ आपको पता नहीं, या तो आप निकाल के डालो उसको। तो 0 माइनस कितना, 500। ओ हो, तो देखो x की वैल्यू सही आ रही है क्या, 500/25/2। ओहो, 25 ने इसको 2 से मार लिया, आंसर आया 40 मीटर। क्या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 से जो आंसर निकाला था, क्या वर्क एनर्जी से भी वही आया? इसलिए सिर्फ सवाल नहीं है, बुलेट के घुसने के प्रोसीजर को समझो, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर को समझो, उसके बाद की सिचुएशन अलग है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की कहानी अलग है। हाँ सर, फील तो आई सर, बात तो समझ आई सर। बोलो आई कि नहीं आई, पहले बताओ। बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मजा आया सर, पक्का। अरे सोच लो, यस। कल पता है मैं 13,000 स्टेप्स चला, 13,000। अच्छा, हाँ, आजकल मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती जब तक मेरे 10,000 कदम पूरे ना हो जाएं। चलो, हो। अब सोचो, इस वाले केस में इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन। मेरा सवाल यह है, इन एक्स डायरेक्शन, इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर? ये सवाल है। रफ है सरफेस, इससे जस्ट पहले वाली सिचुएशन तुम्हें बता दी, इसको बताओ। इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर? बुलेट के घुसने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है? हालांकि थोड़ी टफ सिचुएशन चली जाती है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस कंसेप्चुअली बता दो मेरे को। इज मोमेंटम कंजर्व्ड जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर? बताओ मेरे लाल, मेरे पीले।
अरे बता दे। सुनना, जब बुलेट अंदर घुसेगी तो सोच, ये तो ऐसे होगा, वो तो 20 से चला जाएगा, पर जब बुलेट अंदर घुस रही होगी सोच, ये जो बुलेट होगी, ये बुलेट घुसते वक्त क्या इसमें एन डैश ऐसे लगाएगी, इसमें भी एन डैश ऐसे लगाएगी। क्या ये एन डैश इंपल्सिव है? हाँ। अगर तू घुसते वक्त सोच तो एम ब्लॉक पर ऐसे एन डैश लग रहा होगा, ऐसे एन लग रहा होगा और ऐसे एम जी होगा। अब ये ब्लॉक धरती को तोड़कर अंदर तो नहीं जा रहा, तो बोलो क्या एन एम जी के बराबर होगा? या अगर ये एंगल थीटा है तो एन की वैल्यू एन डैश कॉस थीटा प्लस एम जी होगी। अच्छा, दिस मीन्स एन इज ऑल्सो इंपल्सिव। हाँ, दिस इंप्लाइज जो पीछे एफ लगा, जो म्यू एन होता है, एफ इज ऑल्सो इंपल्सिव। ओ हो, क्या इस केस में जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं, क्योंकि एन डैश भी इंपल्सिव है, इसलिए एन भी इंपल्सिव है, इसलिए एफ भी इंपल्सिव है। तो ये बोल देना कि एन डैश के सामने एफ की कोई हैसियत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन नेक्स्ट डायरेक्शन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे आएगा, हालांकि तुम्हें बहुत जरूरत नहीं है, बट ये कहानी अपने को समझ आनी चाहिए। इससे पहले वाली सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व्ड था, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। हाँ, पर इस सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। ओके, इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा कोलिजन में आगे आ सकता है। अभी इतनी सी बात समझो, इतनी क्या, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि मोमेंटम कब कंजर्व होगा और कब कंजर्व नहीं होगा, कब एनर्जी कंजर्व होगी, कब कंजर्व नहीं होगी, किस डायरेक्शन में होगी, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई है? हाँ सर, समझ आई है। क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? अरे सोच लो, अरे शर्माओ मत, आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। एक और बढ़िया सवाल देख, थोड़ा सा म्यू 0.5 है, के 50 न्यूटन है। सवाल ये अपने इज मोमेंटम कंजर्व्ड जस्ट बिफोर, मैं वो इज मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। बताओ मेरा पहला सवाल, फिर मैं पूरा सवाल भी सॉल्व करा दूंगा। पहले बताओ इज मोमेंटम कंजर्व्ड जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, फ्रिक्शन भी है और स्प्रिंग भी है, बोलो। यानी कि जब बुलेट घुस रही होगी तो आपको एनालिसिस ऐसे करनी पड़ेगी, समझना। अभी तो नेचुरल लेंथ में, लॉजिकली सोचना, जब बुलेट अंदर घुस रही होगी तो बुलेट पे इधर लगेगा एन डैश, इस पे लगेगा एन डैश। अब बताओ कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये स्प्रिंग फोर्स भी है इधर, इधर ये एफ भी है, बोलो कि एक्स ऐसे लग सकता है, बोलो क्या एन डैश बहुत बड़ा है घुसते वक्त? हाँ। क्या एन डैश, क्या एफ इंपल्सिव है? इस वाली सिचुएशन में देखो, ऐसे समझ लो, ये एन, ये एम जी, इसमें कौन इंपल्सिव है बताओ, कौन इंपल्सिव है? ओनली एन डैश इज इंपल्सिव। सोच के देखो अब क्यों। एन तो एमजी के बराबर है, तो एफ नॉन इंपल्सिव है। क्या के एक्स भी नॉन इंपल्सिव है? हाँ। अरे स्प्रिंग को दबने में समय लगता है, तब तक तो बुलेट घुस गई, तब तक तो बुलेट घुस गई। हाँ सर, बात तो सर आप सही बोले सर, बुलेट तब तक तो घुस गई। हो। तो इस दौरान एन डैश क्या बहुत बड़ा है के एक्स एंड एफ से? हाँ। तो क्या जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है? हाँ, मोमेंटम कंजर्वेशन इज पॉसिबल, यस। ओ हो, यानी कि जैसे ही बुलेट अंदर घुसी, देखो सिचुएशन क्या हो गई, बुलेट अंदर आ गई, इसकी रफ्तार v हो गई। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर करा जाए तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 1 into 100, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक इज 5 into v, दैट इज v की वैल्यू अगेन 20।
ओहो, अब ये एक नया सवाल है कि एक मास है, टोटल मास कितना हो गया 5 किलो, यहां पे फ्रिक्शन 0.5 है, बताओ ये कहां पर आकर रुक जाएगा। क्या ये आप निकाल सकते हो? ये वर्क फॉर एनर्जी का सवाल है। ये सिचुएशन 1, ये सिचुएशन 2 और ये जहां पर आके रुक जाएगा ये सिचुएशन 3। क्या 1 से 2 में मोमेंटम कंजर्व कर लिया? हाँ, क्यों करा? क्या पिक्चर क्लियर है? अगर 2 से 3 पूछ ले तो वर्क फॉर एनर्जी लगाएंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन, इसमें 2 वर्क डन है, क्या मैं लगा सकता हूं? हाँ सर, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 5 इंटू 20 का होल स्क्वायर। वर्क डन बाई फ्रिक्शन सर, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है म्यू एम जी, यानी कि 0.5 इंटू 50 यानी कि 25 न्यूटन। ओके, मान लो अपन चले x, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ -25x। ओके सर, वर्क डन बाय स्प्रिंग को लिखा जाता है माइनस टाइम्स डेल्टा यू, यानी कि यू इनिशियल प्लस माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल 0 है, यू फाइनल फिर से माइनस, बोलो कितना? बोलो कितना? सर यू फाइनल इज हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना 50 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 20 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेना, एक्स में जो भी आंसर आएगा, मैं उस पर ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कंसेप्ट के साथ साथ सवाल भी करा रहा हूं, ध्यान से देख। और तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो गया, वर्क फॉर एनर्जी भी हो गई, पर कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ये अपने को समझ आना चाहिए। अरे हाँ सर, बच्चों को समझ नहीं आता, किताबों से बात समझ थोड़ी आती है कि कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। ओ हो, हाँ सर, मजा तो आया सर। बोलो क्लैरिटी आई क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही। अब सुन, अब देख क्या करें। क्या इलस्ट्रेशन समझ आया? यस सर। अगेन ये सब अच्छे इलस्ट्रेशन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले। स्प्रिंग घुसा उसमें क्या है देखो, बुलेटाई कंप्रेस भी हो गई हो तो भाई। अब ध्यान सुनना, फिर एक बढ़िया सवाल आया। 2 ब्लॉक रखे हुए, 4 किलो और 2 किलो। मैं इसको वैसे बनाता हूं बिना एनिमेशन के, देखो ठीक हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा एनिमेशन में आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। हो क्या रहा है कि ऐसे 2 किलो का ब्लॉक है, ऐसे स्प्रिंग लग रही है, ये 2 इलस्ट्रेशन लूंगा, उनमें समझना पड़ेगा आप। ये 4 kg है, एक बुलेट आई, इसमें घुस गई। बुलेट का मास कितना? 500 ग्राम। A bullet of mass 500 ग्राम hits a 4 kg block at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से आई, ठीक है। अब तुम पहले एक बात समझो अच्छे से कि बुलेट घुसने में क्या बहुत कम समय लगा? अब समझो, बुलेट घुसते ही लेकिन जस्ट बात क्या होगा, ये हो जाएगा 4.5, तो इसकी रफ्तार हो जाएगी v। क्या उसी इंस्टेंट पे, ये जस्ट बिफोर, ये जस्ट आफ्टर, क्या उसी इंस्टेंट पे 2 kg भी चलने लगेगा? मेरा सवाल समझे पहले। बुलेट 4 किलो में घुसी, 4.5 kg की रफ्तार तो आएगी, तो समझ में आ रहा है। क्या उसी समय 2 kg भी चलने लगेगा? नहीं, बुलेट फटाक से घुस जाएगी, बुलेट फटाक से घुस जाएगी, क्या वो स्प्रिंग को एलोंगेट होने का टाइम देगी? नहीं। तो इसमें मुझे बताओ कि स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव? हाँ सर। क्या 4 kg और बुलेट में मोमेंटम इज कंजर्व्ड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर बिटवीन बुलेट एंड 4 kg? इस बात को फील करो, तुम ये समझ पाए क्या? बुलेट 4 किलो और 2 किलो में मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में। किसमें मोमेंटम कंजर्व हुआ है? कंफ्यूज मत होना, किसमें मोमेंटम कंजर्व हुआ है? 2 किलो, सॉरी 4 किलो और बुलेट में
जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, 2 kg में नहीं हुआ, 2 kg पे तो इंपल्स फोर्स लगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 2 kg पे फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, पर स्प्रिंग तो इंपल्सिव है ही नहीं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में, उसे तो फोर्स लगाने में समय लगेगा, समय बुलेट ने दिया नहीं। अरे हाँ, तो मोमेंटम किसमें कंजर्व्ड है? बुलेट 4 किलो, 2 किलो, या सिर्फ 4 किलो और बुलेट में? सिर्फ 4 किलो और बुलेट में जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व है, इस बात पे ध्यान देना। अगला सवाल बिल्कुल इसका उलट हो जाएगा। अच्छा, हाँ सर, तो मोमेंटम कब कंजर्व्ड है जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में? 4 किलो एंड बुलेट में। अच्छा, 4 किलो एंड बुलेट में। ओ हो, ठीक है, समझ आई सर बात। बस तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, वो तो बात खत्म हो गई। तो वी तो निकाल सकते हैं कैसे? मोमेंटम कितना? हाफ के जी इंटू 20 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 9/2 टू वी। हाफ इंटू 20 हो गया 10, तो 10 टू जो 20/9, यानी कि वी की वैल्यू आई 20/9 मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्लियर है क्या? बिकॉज स्प्रिंग इज नॉन इंपल्सिव। ठीक, अब सुनना अगला सवाल, सिचुएशन समझ। ओहो, अब स्प्रिंग की जगह क्या लगा दिया? स्ट्रिंग। सवाल सेम, सवाल सेम। ओके, अब सोच, बुलेट घुसे, जब बुलेट घुसेगी तो टी, ध्यान समझना, जब बुलेट घुसेगी तो स्प्रिंग तो थोड़ी लचीली थी, पर जब बुलेट घुसेगी तो ये एंड डैश, ये एंड डैश, क्या इधर टी भी लगेगा? क्या स्ट्रिंग अगर बिल्कुल टाइट है तो क्या स्ट्रिंग झटका दे सकती है? टी झटका दे सकता है। अब बता, स्प्रिंग तो क्या थोड़ा सा, सोच बुलेट घुसी तो अब मान लो कि बुलेट के घुसते वक्त 4 किलो को सरकना पड़ा। ऐसा फील करो कि जब बुलेट घुसी तो 4 किलो को हिलना पड़ा, थोड़ा तो वो हिलेगा ना, मान लो हिलना पड़ा 0.01 सेंटीमीटर। स्प्रिंग ने कोई बुरा नहीं माना, 0.1 सेंटीमीटर हिल भी लेगा तो केएक्स कितना सा आएगा, पर स्ट्रिंग तो 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलने देगी अगर वो इनएक्सटेंसिबल है। तो क्या वो झटका लगाएगी तेज? मतलब क्या इसमें टी इंपल्सिव है? टी इज इंपल्सिव। हाँ सर, तो क्या मैं एन डैश के कंपैरिजन में टी को नेगलेक्ट कर सकता हूं? नहीं। क्या केएक्स को कर सकता था? हाँ। तो क्या 4 केजी और बुलेट का मोमेंटम कंजर्व हो सकता है? नहीं। अब सबको एक साथ देखना पड़ेगा। जब बुलेट अंदर घुसेगी तो इधर लगेगा टी, इधर लगेगा ये 4 केजी पे, ये ऐसे अंदर, ये एन डैश, ये एन डैश, इस पे भी टी। ठीक, हाँ सर। क्या इन तीनों को एक साथ ले लूं तो क्या ये टी टी इंपल्सिव कट जाएगा? क्या एन डैश भी कट जाएगा? हाँ, तो क्या जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिटवीन 2, 4 एंड बुलेट। ओ हो, बात तो सर आपकी सही है। अब बुलेट और 4 केजी में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, पर क्या बुलेट 4 किलो और 2 किलो में हो सकता है? क्योंकि टीटी कैंसिल, एंडेश कैंसिल। बात सर आप सही बोले, बात सर आप सही बोले, बिल्कुल। अब मान लो कि जस्ट बुलेट के घुसने के बाद इसकी रफ्तार हो गई v, तो पता है 2 किलो की भी v ही होगी। बताओ क्यों? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्प्रिंग तो है नहीं है। स्ट्रिंग में अगर 4 किलो की रफ्तार v है तो क्या 2 की भी v ही होनी पड़ेगी जस्ट आफ्टर, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी, जो अपन मान नहीं रहे हैं। ओ हो, तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, आंसर आ गया 0.5 इंटू v, 0.5 into 20 is the initial momentum. 20 is the initial momentum. Final is 4 plus 4.5. 0.5 is 4.5 and 2 is 6.5 into v. बोलो क्लियर? ये 0.5 ने 0.5 को मार दिया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। ये 5 ने 65 को कितने से मारा? 13 से। तो v की वैल्यू आई 20/13 मीटर पर सेकेंड। देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। देखो, आंसर देख लो 20/13।
जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या बात समझ आई? अब सोच, पिछले वाले सवाल में स्प्रिंग थी इसलिए कहानी अलग थी, यहां पे टेंशन है इसलिए कहानी अलग है। स्प्रिंग इंपल्सिव नहीं होती। याद करो एनएलएम में जब कटिंग ऑफ स्प्रिंग सिखाई थी तब भी ये बात आई थी। स्प्रिंग इंपल्सिव नहीं होती। कौन इंपल्सिव हो सकता है? टेंशन। कौन अपने आप को एकदम से चेंज कर सकता है? टेंशन। इसलिए वो इंपल्सिव हो सकती है। और हाँ सर, बात तो समझ आई। बोलो समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर आई, बिल्कुल आई सर, 110% आई। बिल्कुल शर्माने और घबराने वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चलो भाई, क्या इलस्ट्रेशन समझ आया? बिल्कुल समझ आया, मजा आया। चलो बढ़िया, कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन ले रहा हूं बिल्कुल अच्छे से, जो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी करती है। आंसर आ गया 20/3। उसने पूछा था इंपल्स भी पूछी थी क्या उसने? हाँ देख लो, इंपल्स 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 इंपल्स। नेट सिस्टम पे इंपल्स कितनी? नेट एन डैश ने एन डैश को कैंसिल कर दिया, टी ने टी को कैंसिल कर दिया, तो नेट इंपल्स कितनी हुई? 0। नेट इंपल्स कितनी हुई? 0। वो तो ठीक है। चलो इंपल्स क्या है? बेसिकली एफडीटी। तो इधर का टी क्यों, मैं इंपल्स क्यों 0 बोल रहे, ध्यान समझ। इस पे लगा एन डैश, तो इस पे एन डैश डी टी प्लस, इस पे एन डैश डी टी माइनस, इस पे टी डैश टी टी माइनस, इसमें टी डैश डी टी पॉजिटिव, तो कट गया वो। ये बात क्लियर है। ओके चलो एक और आजा। Two blocks each of mass m are connected through a string passing over a pulley. A bullet of mass m hits one block at a speed of v0 meter per second as shown in the figure. Find out impulse of the bullet and the velocity of whole system. 2 mm मास के ब्लॉक लटके हुए थे, ये v0 से घुसा। अच्छा अब खुद सोच, ऐसे समझना, ये जस्ट बिफोर घुसने की सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर घुसने की सिचुएशन मैं ही बता रहा हूं, समझना। जस्ट आफ्टर घुसने की सिचुएशन, बुलेट अंदर घुस रही है, इस पे एन डैश ऊपर, इस पे एन डैश नीचे, ये अपना एम, इस पे एम जी नीचे, टी ऊपर, जस्ट आफ्टर। क्या एन डैश एंड टी बोथ आर इंपल्सिव? हाँ सर, एन डैश एंड टी बोथ आर इंपल्सिव। यस सर, टी भी इंपल्सिव है। तो क्या एम और बुलेट का मास भी उन्होंने एम ही ले रखा है शायद। हाँ कितना? 2 blocks of mass m are connected to a string passing over a pulley, a bullet of mass m, हाँ वो भी m है। तो क्या बुलेट और जिसमें बुलेट घुस रही है उसका जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर क्या मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, mg की कोई औकात नहीं है, पर टी डैश मतलब टी की और n की तो है, तो टी तो इंपल्सिव है, तो नेट 0 कहां हो रहा? एन डैश कैंसिल आउट हो रहा है, टी तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। mg को चलो नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या बुलेट और जिसमें वो घुस रही है क्या उसका मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यार ये सवाल मोमेंटम कंजर्वेशन से तो डायरेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा सर। ये सवाल मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्ट होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या करें? तो क्या करें? 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 ओके, अब इसको बेसिक से चलते हैं। बिल्कुल ये जो इक्वेशन अपन ने सीखी थी ना, इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इनको अप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो m जिसमें बुलेट घुस रही है उसके एफपीडी को बनाओ। mg नीचे, t ऊपर, जब बुलेट घुस रही है n डैश नीचे, ठीक है। बुलेट पर बनाओ mg नीचे, n डैश ऊपर। इस वाले m पर बनाओ mg नीचे, t ऊपर। अच्छा अगर हम एफडीटी की इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो mg को मत मानो। क्यों? ध्यान सुन, चल इस वाले मास को देखते हैं। ये वाला मास, ये जो वाला मास है, ये मास है 1, ये बुलेट तो है ही और इसे 2, तो ये 1। इस m की इनिशियल सिचुएशन क्या थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सर? 0 थी। ओके,
जब बुलेट अंदर घुस गई तो मान लो ये नीचे आया V से, तो क्या बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम बोल सकते हैं ये भी गया V ऊपर? हाँ सर। तो ये जो मास m है इसका इनिशियल, अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं तो इसका इनिशियल मोमेंटम, इसके मैं इक्वेशन लगाना चाहता हूं FDT वाली, तो इसमें नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या है? इंटीग्रेशन T माइनस n डैश माइनस mg dt इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, क्या इसका इनिशियल मोमेंटम, क्या इसका इनिशियल मोमेंटम, क्या इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, पर क्या फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ माइनस mv है? अच्छा, क्या mg को 0 मान सकते हैं? क्योंकि mg नेग्लिजिबल, mg की वैल्यू 0 नहीं है, पर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंपल्सिव नहीं है। तो इंटीग्रेशन t माइनस एन डैश डी टी, ध्यान से सुनना, इक्वल टू माइनस एम बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन एन डैश डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी इक्वल टू एम बी। ये पहली इक्वेशन समझो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये पहली इक्वेशन लिखी गई इंपल्स के नाम पर। किसके नाम पर? इंपल्स के नाम पर। अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन एन डैश डी टी माइनस टी डी टी इक्वल टू एम वी। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुने ध्यान से, अच्छी बात, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, इंटीग्रेशन एन डैश डी टी माइनस टी डी टी इक्वल टू एम वी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बुलेट पर देखो, बुलेट पर ऊपर एन डैश डी टी, इसकी इनिशियल रफ्तार वी नॉट, टकराने के बाद वी। तो बुलेट पे लिखो, बुलेट की यहां लिख रहा हूं नीचे, इंटीग्रेशन एन डैश डी टी, ऊपर पॉजिटिव, mg लिखा ही नहीं मैंने, अरे जब नेगेटिव करना है तो क्यों लिखें? चेंज इन मोमेंटम माइनस एम बी माइनस माइनस प्लस एम बी नॉट, यानी कि इंटीग्रेशन एन डैश डी टी इक्वल टू एम वी नॉट माइनस एम बी। ये इंपल्स की इक्वेशन बुलेट पे। सेकेंड इक्वेशन, ओ हो, तीसरे वाले मास पे लिखो, ऊपर टी, ऊपर टी, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या v ऊपर? हाँ, तो इंटीग्रल mg नहीं जरूरत नहीं, इंटीग्रल टी डी टी इक्वल टू एम वी, और हाँ माइनस 0। ये तीसरी इक्वेशन। क्यों ना एन डैश डी टी की वैल्यू और टी डी टी की वैल्यू यहां रख दें। एन डैश डी टी की वैल्यू कितनी? एम वी नॉट माइनस एम बी, और टी डी टी के लिए कितनी? माइनस एम बी इक्वल टू एम वी, और आंसर आता लग रहा है क्या? एम वी नॉट इक्वल टू 3 एम बी, और हाँ, क्या वी की वैल्यू वी नॉट बाई 3? हाँ सर, देख इंपल्स लिखना सिखाया मैंने तेरे को अलग अलग ब्लॉक पे। इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एफ क्या है? नेट फोर्स। कौन से फोर्स को लेना है, कौन से को नहीं लेना। अगर एफ डी टी बराबर डेल्टा पी लिख रहे हो, छोटा टाइम इंटरवल है, तो भाई साहब एफ की वैल्यू नेट में जो नॉन इंपल्सिव है उनको उड़ा दो, उनको उड़ा दो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ सर। अरे वाह, बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आया सर। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, इसी शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं, पक्का बताऊं? सुन, पहले इसको गायब कर देता हूं। ईमानदारी से अगर चलो तो शॉर्ट ट्रिक बताई जा सकती है। कैसे? सुन, देख, जब बुलेट अंदर घुसी तो इस पे लगा एन डैश ऊपर, इस पे लगा एन डैश नीचे, सिर्फ इंपल्सिव दिखा रहा हूं। इस पे टी ऊपर, इस पे टी ऊपर, एमजी नहीं दिखा रहा। सोच इस सिस्टम को जो ऐसे है ना, ये सिस्टम, इसको ऐसे सीधा कर, ऐसे। तो देखिए, एमजी जब कंसीडर ही नहीं करना तो सीधा बना लो, एमजी जब कंसीडर नहीं करना तो सीधा ही बना लो। अरे हाँ, ये कितना एम, ये कितना एम, बुलेट घुस रही है ऐसे एम वी नॉट से। अरे हाँ सर, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? क्यों? अरे एमजी ले ही नहीं रहे जब जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में।
सोच, तो क्या ये तो पुराना सवाल बन गया। तो क्या जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व? अरे हाँ, तो क्या जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में क्या इनिशियल मोमेंटम इज mv नॉट? क्या फाइनली तीनों की रफ्तार हो जाएगी v, तो 3mv, m ने m को मार दिया, v इक्वल टू v नॉट बाई 3, वन लाइन। इतनी कहानी जो करी थी एक लाइन में, बस ये अगर तू इमेजिन कर पाया कि इसको ऐसे ऐसा कर दो, क्यों? क्योंकि mg तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में कंसीडर ही नहीं कर रहे। अगर ऐसे कर लोगे तो पुराना सवाल बन गया कि जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर तीनों का मोमेंटम कंजर्व्ड है। हाँ सर, तो अगर इसकी रफ्तार होगी v, तो इसकी भी होगी v। और हाँ सर, बात तो समझ आ गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर अपन इस कहानी को यहीं रोकते हैं। अगले टर्न पे अपन कोलिजन में जाएंगे, कोलिजन की कहानी सुनेंगे। ढंग से पढ़ के रखिएगा, इंपल्स का ही इंपैक्ट उसमें नजर आएगा। और पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।